हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे मैंने बनाया है। हम लोग आज से ऐसे ही डिस्कस करते हुए हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और बहुत बेहतर तरीके से टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया हुआ है वाइट बोर्ड पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री हम लोग इसी तरह फेस टू फेस डिस्कस करते हुए पढ़ें। यदि मे भी कुछ मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कई बुक्स वगैरह हैं और थोड़ा ईयर वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है उसमें कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं यदि कुछ गलत हो या फिर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह। बाकी तो हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे ही। फ्रेंड, डिस्कस करने का मेरा मकसद यही है हिस्ट्री को कि जैसे होता था पहले जब हम बचपन में दादा दादी से स्टोरीज़ वगैरह सुनते थे तो वो स्टोरीज़ हमें कहीं ना कहीं आज भी याद है, काफ़ी चीज़ें हमें याद रहती हैं। होता ये है कि जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हम एक डिज़ाइन, एक पैटर्न बना लेते हैं, आकृतियाँ बना लेते हैं जो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। हिस्ट्री में स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहती है या फिर उनकी प्रॉब्लम यही रहती है कि वे लोग अधिकतर चीज़ें भूल जाते हैं समय के साथ में, है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग फैक्ट को रटते हुए न पढ़ते हुए यदि हम डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। मैंने एक सर से सुना था जिन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाया था, उनसे मैंने ये चीज़ सुनी थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि यदि हमें हिस्ट्री का नॉलेज रहता है तो हम जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, है ना। हिस्ट्री काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। हम लोग केवल बोरियत भरा सब्जेक्ट के रूप में उसे जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में जितने भी राजा वगैरह हुए हैं या जिन भी महान लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ें कि ऐसा बुरा करने से ये चीज़ें हो सकती है या फिर हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। जैसे अशोक का ही देख लीजिए। अशोक एक उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, बहुत सारे युद्ध भी उन्होंने लड़े थे, लेकिन कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद में उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया था। उन्होंने कैसे बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उनकी लाइफ पूरी रोटेट हो गई थी। जैसे वो व्यक्ति थे वे 360 डिग्री के एंगल से पूरा घूम गए थे, पूरे विपरीत हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक युद्ध ने उनमें क्या चेंजेस लेकर आए होंगे और उसके बाद में जो जीवन उन्होंने बिताया है वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लाजवाब लाइफ थी उनकी उसके बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, ताकि हम लोग भी अपने माइंड में पैटर्न बना सके, एक आकृति बना सके और हमें हिस्ट्री बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री से। तो इंडियन हिस्ट्री में आप जैसे जानते हैं कि यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो आज जो स्ट्रक्चर है भारत के महाद्वीप का, उपमहाद्वीप का, फ्रेंड्स पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, भारत को एक उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि यहाँ पर जितने भी महाद्वीप होते हैं उनकी जो जो विभिन्नताएं विविधताएं पाई जाती है, भारत देश में भी वे विविधताएं पाई जाती हैं। क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है इसीलिए इसे महाद्वीप तो नहीं कह सकते फ्रेंड्स, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है क्योंकि महाद्वीपीय लक्षण इसमें पाए जाते हैं। सो इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है ना, सब कॉन्टिनेंट कहा गया है भारत को। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि जो आज हम भारत का नक्शा देखते हैं, भारत उस टाइम पर प्राचीन इंडियन हिस्ट्री की बात करें अपन, है ना, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारत का की जो आकृति थी उस टाइम पे काफ़ी विस्तृत थी और ज़्यादा ब्रॉड था और ज़्यादा बड़ा था भारत, है ना। ये जो वर्तमान में आज बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का जो पार्ट है ये भारत का ही भूभाग हुआ करता था उस समय पे, ठीक है फ्रेंड्स। सो धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे मैं बताते जाऊंगी कि भारत का जो आज आकार है वो कैसे, आज जिस रूप में हमें भारत दिखाई देता है वो कैसे बना, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी इससे रिलेटेड।
तो हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। हिस्ट्री को वैसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यदि हम पढ़ाई के तौर पे देखें, पढ़ते हैं और कालखंड के हिसाब से, सही बोलूँ तो मैं, कालखंड के हिसाब से हिस्ट्री को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम तीनों को ऐसे बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ, प्राचीन इतिहास की बात करूँ, तो प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है ना, पढ़ने के आधार पर, समझने के आधार पर। तो वे 3 कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 कालों में बांटा गया है प्राचीन हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को। और फ्रेंड्स, यदि इनके स्रोत में बताऊं कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है जिससे हमें वो ज्ञात होता है, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि इतिहासकार वगैरह थे, इतिहासकार वगैरह भी थे, लेकिन जैसे स्टार्ट हुआ होगा ये सब कुछ, तो इन स्रोत के आधार पर ही जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बुक लिखी होगी, जो भी उन्हें स्रोत मिले होंगे। तो हम स्रोत की चर्चा कर लेते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। तो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत थे वे धर्म ग्रंथ थे, ऐतिहासिक जो बुक्स वगैरह थी वो थी, किताबें वगैरह, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य थे, और जो विदेशी इतिहासकार थे उनके द्वारा जो प्राप्त विवरण हैं वो थे, और उत्खनन थे। उत्खनन से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, ये सभी स्रोत थे प्राचीन इतिहास को जानने के। इन्हीं के द्वारा हमें आज प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। धर्म ग्रंथम की यदि बात करें तो धर्म ग्रंथ में जैसे हो जाएंगे वेद हो गए आपके, पुराण हो गए, ये सभी धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगे। महाकाव्य वगैरह हो गए, ये सभी धर्म ग्रंथ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और यदि आप लोग ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत में जैसे कि पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी हो गई, हम ना हमारे भारत में, या फिर आप राजतरंगिणी को ले लीजिए जो कल्हण के द्वारा रचित है, राजतरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर का विवरण दिया गया है। अष्टाध्यायी जो है इसमें संस्कृत की व्याकरण व्याकरण के आधार पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, है ना, जिन्हें रचित किसके द्वारा की गई थी? पाणिनि के द्वारा रचित की गई थी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ऐतिहासिक स्रोत हो जाएंगे। यदि विदेशियों का विवरण देखा जाए तो मार्को पोलो हुए, है ना, हेरोडोट्स हुए, मेगास्थनीज हुए, या फिर चीनी जो इतिहासकार थे फाहियान हुए, है ना, ये सब विदेशी, फाहियान, हैंसंग हुए, या फिर आप तिब्बती इतिहासकार तारानाथ वगैरह को, जिन्होंने तेंग्यूर कंग्यूर ये बुक्स वगैरह लिखी, तो इनके आधार पर भी प्राचीन इतिहास की काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। काफ़ी अपवाद भी है, इनकी जो बुक की लिखी गई है उनके आधार पर काफ़ी अपवाद भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये स्रोत है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर जो मिलती है उनके आधार पर भी प्राचीन इतिहास लिखा गया है कि ये सिमिलरिटी है, सभी बुक्स में मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रियल फैक्ट होगा उस टाइम का। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि हम पुरातात्विक स्थल की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, उनके स्रोतों की बात करें, तो अभिलेख जो है, अशोक के अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि जो अभिलेख वगैरह जो स्थापित हुए थे मौर्य काल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सटीक जानकारी देते हैं उस समय की। जब उन्हें पढ़ा गया तो कई ऐसी बातें सामने आई जो प्राचीन इतिहास को डेवलप करने में हमें जिन्होंने हेल्प किया है, जिन्होंने मदद की है फ्रेंड्स। तो ये सब हमने स्रोत के बारे में देखा। कौन कौन से स्रोत थे? तो धर्म ग्रंथ थे, ऐतिहासिक स्रोत थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, और उत्खनन से मिली, जैसे सिंधु सभ्यता वगैरह हुई, हड़प्पा सभ्यता हुई थी, है ना, जितनी भी सभ्यताएं उनमें जो उत्खनन हुए थे उनसे जो जानकारियाँ मिली, ये भी प्राचीन इतिहास में सहायक है। तो उत्खनन से मिली हमें जानकारी। फिर विदेशियों जो विदेशी इतिहासकार थे उनके द्वारा जो रचित किताबें हैं, जो बुकें हैं, उनके आधार पर भी प्राचीन इतिहास में काफ़ी हेल्प मिली है उसे जानने के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन पे भी हम हर चीज़ पे, जैसे वेद हुए, पुराण हुए, इन्हें भी हम देखेंगे विस्तृत तौर से, क्योंकि इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि भारत के नामकरण की बात देखी जाए तो भारत में जो महाकाव्य हुए वगैरह, तो उसके आधार पर भारत, जो हमारे देश का नाम था वो भारतवर्ष था, है ना, भारत का देश कहा जाता था। और यहाँ जो रहने वाले व्यक्ति थे उन्हें भारतीय कहा गया, भारत की संतान कहा गया था। किसके अकॉर्डिंग? हमारे देश के महाकाव्यों के अकॉर्डिंग, हमारे देश के धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग। अब यदि इंडिया नाम की चर्चा की जाए तो भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया? तो यूनान देश के जो वासी थे उनके द्वारा भारत को इंडिया कहा गया था। और यदि हिंदू और हिंदुस्तान वर्ड की बात की जाए कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे रखा गया, तो हिंदुस्तान यह नाम
जो फारस से आए थे लोग, जो अरबवासी लोग थे, उनके द्वारा ये नाम दिया गया हिंदुस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले जब ये आए तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि सिंधु नदी और सिंधु जो अफगानिस्तान वाला पार्ट था, पाकिस्तान वाला पार्ट था, भारत के ही अंतर्गत आता था। तो इस क्षेत्र में और भारत के भी हिस्सों में सिंधु नदी प्रवाहित होती थी और उसके किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु लोग कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके द्वारा जो भाषा थी, जो अभिव्यक्ति का माध्यम था, जो विचार विनिमय होते थे, वो जो भाषा थी वो सिंधी भाषा थी। तो चूँकि जो भारत से आए हुए लोग थे, जो अरबी मुस्लिम लोग थे, जब भारत आए थे तो ये जो लोग थे, ये श का उच्चारण इनकी भाषा में, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो स को ह बोलते थे और ध वर्ण को क्या बोलते थे, ये लोग द उच्चारित करते थे। तो इसी तरह फ्रेंड्स सिंधु से हिंदू वर्ड बन गया और सिंधी से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। और चूँकि यहाँ पर सिंधी भाषा बोली जाती थी उस समय प्राचीन इतिहास के अकॉर्डिंग भारत में, तो इसे हिंदुस्तान नाम दे दिया गया उनके अकॉर्डिंग, फारस के लोगों से अरबी मुस्लिम जो लोग हुए थे उनके द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे उनका शासनकाल भी पड़ा रहा था। जैसे कि हम मुगल काल वगैरह देखते हैं तो काफ़ी मुस्लिम लोग यहाँ शासन भी किया, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हिंदुस्तान नाम दे दिया गया। तो इस तरह भारत का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग जैसे जैसे स्रोत मिलते गए प्राचीन इतिहास को, वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।